नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में एक नजीर साबित होने जा रहा है। धामी सरकार के धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून से प्रभावित होकर कई बीजेपी शासित राज्य इस अपने राज्य में लागू करने जा रहे हैं। वहीं यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। इस मामले में भी धामी से लोग काफी प्रभावित है। कुल मिलाकर धामी के ईमानदार और मिस्टर क्लीन सख्त प्रशासक, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जनता से सीधे जुड़ाव और जनता के मुख्य सेवक ही छवि बीजेपी को चुनावों में काफी फायदा पहुंचा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर की खुरई और बीना क्षेत्र में आयोजित जनसभा अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 20 सितंबर को वे कोटा राजस्थान में भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जी, आज से मैं लगातार 3 दिनों तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में रहने वाला हूं। जहां मध्य प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, सागर, बीना, खुरई अनेक स्थानों पर उन यात्राओं में सहभागिता करूंगा। और राजस्थान में भी कल झालावाड़ क्षेत्र में जो परिवर्तन यात्रा राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है, उस यात्रा में मैं सहभागी। तो खबर देहरादून से है, जहां पार्लियामेंट के विशेष सत्र पर बोलते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सत्र से प्रदेश को काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सत्र में कई ऐसे विषय आएंगे जो हमने जनता से वादा किया है। उन्होंने आगे बताया है कि हम कार्यकर्ताओं के भरोसे ही चुनाव जीतते हैं। इसके साथ ही एक और, जहां केंद्र में सत्र चलेगा, वहीं प्रदेश में बूथ स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम बीजेपी चला रही है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि समाज के हर वर्ग को बीजेपी लाभ पहुंचा सके। देखिए, आज का पार्लियामेंट का जो दृश्य है, आज से लेकर मुझे लगता है जितने भी पार्लियामेंट चलने वाली है, अनेकों ऐसे विषय आएंगे जो विषय हमारे घोषणा पत्र, हमारे जो लोगों को दिए गए विजन है, उसके आधार पर होंगे और भविष्य में वो भी हमारा लोकसभा का बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। उस दिशा के कार्यक्रम लोग लेने वाले। और हमने शुरू से कहा, हम कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल चुनाव जीतते हैं। और हमारे आगामी दिनों के आज ही हमारे जो हमारा संवाद केंद्र है, कॉल सेंटर है, उसकी हमारे आज मीटिंग होने वाली है। हमने बूथ सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में पूर्णकालिक कार्यकर्ता हम भेज रहे हैं, उनकी बैठक के बीच हम करने वाले हैं। आज हमारा बूथ विषय को लेकर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुनील सिंह जी का वर्चुअल मीटिंग थी। कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ गलत व्यवहार किया गया, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर विधायक की निंदा की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा संवैधानिक कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास जाएगी। क्या है कि वैधानिक कार्रवाई करना ये सरकारी तंत्र का, प्रशासन तंत्र का काम है, वो भी होगा। लेकिन लोकतंत्र के स्तंभ को सही दिशा देना ये जनता भी काम होता है। और जनता आज जो इस प्रकार का माहौल पैदा करेगी, कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए। और हम लोग आज महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र कैबिनेट में विधानसभा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। वर्तमान में चल रहे लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पास किया जा सकता है, जिस पर देश भर से महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया। इसी के चलते उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको, कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जब उत्तराखंड बना,
यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। और उसके बाद हमारे अभी धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% 36 आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। वहीं देहरादून में कांग्रेस के द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट का एक अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि उन पर कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। जनता जैसा माहौल बनाएगी, कांग्रेस को उसे सबक लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अपनी मर्यादाएं होती है, चाहे वो ऋषिकेश की घटना हो या फिर द्वाराहाट का मामला हो। विधायक ने ऋषि को बच्चों में डर का माहौल बनाया गया और उसे पूरे कॉलेज में माहौल खराब हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस पूरे मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, आज की तारीख में जो दृश्य कल का है, तो अगर विशेषाधिकार की मैं बात करूं तो आखिरकार ऐसा भी कहना है कि मेरा फोन नहीं उठाया, तो जो मैं वॉइस जो उसमें एक चल रहा है उसके आधार पर तो बड़े शालीनता से बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री को गाली गलौज करके, जिस प्रकार से उस व्यक्ति को जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए आप जिस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कम से कम लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और ये कहना कि फोन नहीं उठाते हैं, फोन नहीं उठा तो बात कहां से हुई? और आप घर पर गए, रात को कौन सा समय मिलता रात को घर पर जाने का? आप उनको बुला सकते थे, अपने चैम्बर बुला सकते थे, आप उनके घर पे दिन में जा सकते थे। आपको वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि किसी समय मिलने जा सकता है। ये तो एक प्रकार से तथाकथित भ्रष्टाचार को अपने द्वारा प्रमाणित करने की दृष्टि से और जिस प्रकार का प्रेशर बनाने का काम किया गया, उसकी पूरे प्रदेश के अंदर भर्त्सना होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरी विनम्र सलाह है कि आज तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं द्वाराहाट के विधायक जी के कृत्य पर। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय गणेश जोशी जी के कृत्य पर भी अगर वो ध्यान दे देते, उनकी बड़ी मेहरबानी होती। उनके पुराने विधायक राजकुमार ठकुराल, उनके पुराने विधायक कुंवर चैंपियन, कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा को बहुत अच्छे से सुशोभित किया है, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, फाइटर की भूमिका में भी दिखाई दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कम से कम इनकी तरफ में आगे बढ़ते बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जिसमें स्वच्छता, नमो प्रदर्शनी, एक जिला एक उत्पाद समेत अपना देश अपनी माटी कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इस मौके पर आज भाजयुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। वहीं पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि वे सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का पूरा कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत समाज के क्षेत्र में विभिन्न सेवा के कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे देश के अंदर अपने सेवा के कार्य कर रहे हैं। और सेवा पखवाड़े के रूप पर हम अपने जितने अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वच्छता के कार्यक्रम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड इत्यादि के हम कैंप लगा रहे हैं। और लगातार 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा ये सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस से सेवा पखवाड़ा मना रही है और हमारे विभिन्न विधानसभाओं में युवा मोर्चा रक्तदान शिविर लगा रहा है। अभी कल हमारा शिविर लालकुआं था, आज हमारा हल्द्वानी है और इसी में कल हमारा रामनगर है और परसों कारडूंगी विधानसभा में है। तो हम सब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं कि वो रक्तदान करें, ज्यादा से ज्यादा आगे आकर समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के इस बिल को अब लोकसभा के पटल पर पास होने के लिए रखा जाएगा। करीब 27 वर्षों से लंबित इस बिल के पास होने से उत्तराखंड सहित देश भर में महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर देश सेवा करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि भारतीय
जनता पार्टी ने हमेशा से मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के समय पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और उत्तराखंड बनने के बाद पंचायतों में 50% से अधिक का आरक्षण महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश की धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% क्षतिज आरक्षण महिलाओं के लिए किया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हम जरूर ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर राजनीति से प्रेरित होकर भी मोदी सरकार लास्ट में 9 साल बाद आखिर इस विधेयक को पास कर रही, तो मैं उनको धन्यवाद ही देना चाहूंगी, क्योंकि ये महिलाओं की भागीदारी की बात है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर महिलाओं की भागीदारी अगर सक्रिय राजनीति में बढ़ती, तो मुझे लगता है कि जिस इमोशन के साथ, जिस भावना के साथ महिलाएं काम करती हैं, वो लोगों के बीच में जाके जो काम कर सकती थी, उनको एक मौका मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं धन्यवाद ही देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का भी, कि जो बिल हमारी माननीय नेता सोनिया गांधी जी लाई थी, उन्होंने उसको आज पास करने का, पुटअप करने का काम किया है। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। मातृशक्ति के लिए हम मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से नमन और वंदन करते हैं उनको, कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। आप चाहे 33% आरक्षण उत्तर प्रदेश जब हमारा था तब महिलाओं के लिए पंचायतों में दिया गया। उसके बाद हमारा जब उत्तराखंड बना, यहाँ पर 50 से भी ऊपर पंचायतों में आरक्षण महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया। उत्तराखंड के थराली में देवी नंदा राजराजेश्वरी की लोकजात यात्रा विभिन्न पड़ावों से होकर बैंधुनी की ओर चल रही है। वहीं लावणी में राजराजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेले के आयोजन किया गया। साल 2005 से आयोजित हो रहे इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पौराणिक संस्कृति का संरक्षण करना है। लावणी से पिलखड़ा में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया। वहीं समापन के मौके पर थराली से पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर जीतराम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में शिरकत की। पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा कि सरकार को भी पौराणिक संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आकर ऐसे सांस्कृतिक मेलों के संरक्षण के लिए ठोस नीति लानी चाहिए। जो हमारी परंपरा है नंदा देवी लोक जात का, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ था और तब से लगातार इस क्षेत्र में हमारी बलहार की नंदा के नाम से पुजारी जाती है। इस क्षेत्र का भ्रमण लोक जात के रूप में होते हैं और बेदनी में विदाई होती है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है, उन रीति रिवाजों को, सांस्कृतिक धर्म के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मेरे अपने कार्यकाल में भी हमने इन चीजों पे बहुत बड़ा महत्व दिया था। ये मेला 2005 से चल रहा है। आज 17वां मेला इस वर्ष आयोजित हो रहा है। ये हमारी कुल देवी, आराध्य देवी मां नंदा भगवती के लोकजात और राजजात यात्रा के जो पड़ाव हैं, उसके तहत एक सिद्ध पीठ है राजराजेश्वरी मंदिर पिलखड़ा, जहाँ पे पिलुआ दैत्य का संहार मां नंदा ने किया था। इसलिए मां के आगमन की खुशी में जब उनकी डोली यहाँ आती, आगमन की खुशी में यहाँ पर हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचाने के लिए निरंतर से मेला किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जनता का अपार सहयोग मिलता है, पूरे क्षेत्र की जनता, और एक उनके जो है श्रद्धा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और लगातार ये मेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स में फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहा एक युवक पकड़ा गया। एम्स के प्रशासनिक अधिकारी ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीर देकर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने बताया कि सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर की वर्दी पहनकर घूम रहे युवक को सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया। पूछताछ करने पर युवक ने खुद को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का डॉक्टर बताया, लेकिन कई सवालों के जवाब युवक सही नहीं दे सका। शक होने पर युवक के फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा हुआ। जो यहाँ पे सेवावीर जो हैं उन लोगों ने और सिक्योरिटी ने मिलके एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट की ड्रेस पहन के घूम रहा था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर, उसको देखा।
तो उससे उन्होंने कुछ पूछताछ की। उसने अपने पे नाम लिखा था सचिन कुमार और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। तो उन्होंने उससे पूछताछ की तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। इससे उनको डाउट हुआ, उन्होंने उससे और पूछताछ की। तब मालूम पड़ा कि वो यहाँ पर कोविड काल में डीआरडीओ जो हॉस्पिटल था वहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट करके नौकरी किया है उसने, और जो है यहाँ से उसको कोविड खत्म होती ही यहाँ से चला गया था। गदरपुर के गुरुद्वारों में गुल्लक चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी दूसरा आरोपी फरार है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। तभी दो युवक एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को देखकर वो भागने लगे। इसके बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा युवक बाइक लेकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक से जब पूछताछ की तो युवक ने चोरी की घटना को कबूला और युवक के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 गुल्लक भी बरामद हुआ। देखिए, काफी दिनों से मैं भी गदरपुर थाने में आता रहा हूं और जो है ये गुरुद्वारों में गुल्लक चोरी की घटनाएं करीब 6-7 घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी टीम काफी कोशिश भी की थी। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज आदि को जो है वो अवलोकन कर रहे थे। इसी बीच में दिनांक गुल्लक चोरी हुई है, जिसमें जो है हमारी ये जो प्रार्थना पत्र यहाँ पर तहरीर मिली, उस तहरीर के आधार पर थाना गदरपुर में जो है 380 का अभियोग पंजीकृत किया गया। 18 तारीख को कल हमारी टीम जो है जितनी भी सीसी फुटेज टीम लगी हुई है उनका जो है अवलोकन करते हुए तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर जो थाना एसओ गदरपुर के द्वारा टीम नियुक्ति की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से चौकी इंचार्ज सकनिया भूपेंद्र सिंह जो है मौजूद वो नियुक्ति थे, उसमें उनके हमराही कर्मचारी थे। तो इनके द्वारा जो है काफी कोशिश की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर आज जो है 84 घंटा मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति जाते हुए दिखाई दिए टीम को। तो इनके द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक जो है मोटरसाइकिल के नीचे गिर गया और दूसरा आदमी तेजी से वो मोटरसाइकिल भगा करके ले गया। जो वहां पर व्यक्ति गिरा था उसको हमारी टीम के द्वारा घेरा गया और उससे जो है गहनता से पूछताछ की। तो जितनी भी ये गदरपुर क्षेत्र में गुल्लकों से चोरी हुई गुरुद्वारों में, सभी चोरियों को करने में उसका हाथ होना या उसका प्रयास होना, उसके द्वारा जो है उसमें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।